नमस्कार। आज हम लोग अपने इतिहास विषय की श्रृंखला का प्रारंभ करेंगे। इतिहास देखने में जितना जटिल विषय है उतना ही रोचक है। इसकी जटिलता का कारण ये नहीं है कि इसके कंसेप्ट हैं, इसकी जटिलता का कारण इसका विस्तृत होना है। देखिए, इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 5000 वर्षों की सारी बातों को पढ़ेंगे। हमें इनमें उन बातों को पर ध्यान देना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण हो। बिना समय गवाए आज हम पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय आधुनिक इतिहास एक प्रकार की सुपर मार्केट है। कैसे है समझिए। सुपर मार्केट जानते होंगे, जहाँ पे आप जाएं सारी चीजें आपको मिल जाए। जस्ट वैसे ही भारतीय आधुनिक इतिहास है। एक्चुअली है क्या कि अगर इतिहास से 20 प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम में, सपोज करते हैं किसी भी एग्जाम में इतिहास से यदि 20 प्रश्न बनते हैं तो उनमें से 12 से 13 प्रश्न ये सुपर मार्केट से ही आने वाले हैं। तो क्यों ना हम अपने इतिहास का प्रारंभ आधुनिक भारत से करें, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें आधुनिक भारत के इतिहास को जल्दी से पढ़ना बहुत आवश्यक है। समय को वेस्ट किए बिना हम आज अपने आधुनिक भारत पर आएंगे और चैप्टर का नाम होगा यूरोपियों का आगमन। प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि यूरोपीय भारत में आए क्यों। सॉरी, ये यहाँ पे ऐसा होगा, यूरोपियों का आगमन। समझते हैं इसको कि यूरोपियों का आगमन। देखिए, आप जानते हैं कि 16वीं सदी के आसपास भारत में बहुत से यूरोपीय आए जो व्यापार की दृष्टि से आए। आगे चलकर उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रारंभ किए। पहले तो हम इसको कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिरकार यूरोपीय आए क्यों। तो देखिए, भारत और यूरोप, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक इंडिया का नक्शा बना देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये इंडिया है और यहाँ पे जो है ये देखिए यूरोप का पार्ट है। तो भारत और यूरोप, इन दोनों के बीच का जो व्यापार था वो आजकल का नहीं था। वो 5000 वर्ष पुराने जब सिंधु सभ्यता थी तब से ये व्यापार चलता रहा था। रोमन सभ्यता से उनका संबंध तब से था। हुआ ये कि तब से जो व्यापार थे वो असली मार्ग से हुआ करते थे। ये बात है सन 1453 ईस्वी की। ये बात है सन 1453 ईस्वी की। सन 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि उस्मानिया सल्तनत पर, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया और उनका जो एक जगह था कुंस्तुनतुनिया, ठीक है, उनकी एक जगह थी राजधानी कुंस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। सपोज कीजिए ये हमारा यूरोप है, ये हमारा इंडिया है, और यूरोप और इंडिया के बीच एक देश है जिसे हम कहते हैं तुर्क, ठीक है, यहाँ पे टर्की जिसे कहते हैं आज के शब्द में, ठीक है, तुर्की हिंदी में, इंग्लिश में टर्की। ये टर्की, यही उस समय इस्तांबुल यहाँ का एक जगह था। यहीं पर अरबों ने क्या किया, आक्रमण किया और इस पर अधिकार अपना जमा कर लिया। हुआ ये कि जब उन्होंने यहाँ पर आक्रमण करके इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया तो यूरोप से लोग जो इस मार्ग पर जो आते थे व्यापार करने, ये बंद हो गया। अब अगर मार्ग बंद हो गया तो व्यापार तो करना ही है। तब ये हुआ कि यहाँ के जो यूरोपीय थे इन्होंने जलीय मार्ग से भारत आना प्रारंभ किए। तो हुआ ये इसी के क्रम में कि सन, मैं आपको सन बता देता हूँ, 1498 याद रखिएगा। सन 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक था। कौन था? पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा साहब। मरी हुई आत्माओं को प्रेम से बुलाइए, कवर टैग कर दे, कोई सही नहीं है। तो वास्को डिगामा जी सन 1498 में अपने पुर्तगाल से निकले और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका की एक जगह है, ठीक है, एकदम कोने में दक्षिणी अफ्रीका के पास, यहाँ पे वो आए और फिर यहाँ से इसके बाद आने के बाद फिर तब ये यहाँ से होते हुए भारत में कोचीन जो बंदरगाह है, जिसे उसमें कालीकट बंदरगाह कहा था, कालीकट बंदरगाह पर वो सन 1498 में पहुंच गए
उस समय यहाँ के राजा जमोरिन हुआ करते थे, जिन्होंने इनका भव्य रूप से स्वागत किया। इनके ऐसे प्रक्रम के बाद इन्होंने क्या किया कि यूरोप और भारत के मध्य एक जलीय मार्ग की खोज की। जैसे आज हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। अरे भारत कोई फुटबॉल तो था नहीं कि खो गया, कि इसको खोज निकाला गया। भारत और यूरोप के मध्य के जलीय मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की। आज से हम ये नहीं कहेंगे कि भारत की खोज किसने की, शॉर्टकट कहने के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन इसका जो अच्छी मतलब आप कहें तो लीगल लैंग्वेज यही है कि भारत और यूरोप के बीच का जो स्थलीय जलीय मार्ग था, इसकी खोज वास्को डी गामा ने की। अब कौन से लोग मतलब कौन से यूरोपीय किस क्रम में आए, हम उनको देखेंगे, उनके सन को याद करेंगे, और साथ ही साथ उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी स्थापना कब हुई, और उन्होंने पहली कोठी जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कब लगाई, इसको अब हम देखेंगे। चलिए कि सन 1498 में वास्को डी गामा भारत आए। तो पुर्तगाली मैंने बताया था कि वास्को डी गामा क्या थे, पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले भारत में किसी यूरोपीय ने कदम रखा तो वो पुर्तगाली थे, और ये किस सन में आए थे, तो 1498 ईस्वी में ये लोग आए थे। कौन, पुर्तगाली, सन 1498 ईस्वी में आए। इसके बाद का जो क्रम है, इनके आने के बाद डच आए, इनके आने के बाद डच आए, और लगभग ये 100 साल बाद 1595 ईस्वी के आसपास भारत आए। डचों की विशेषता ये थी कि ये डायरेक्ट भारत नहीं आए थे, इससे पहले ये इंडोनेशिया, आप जान रहे होंगे, जो जिसके द्वीप जकार्ता, सुमात्रा, ठीक है, ब्रुनेई, ऐसे जो द्वीप हैं इनके, तो ये डच जो थे ये पहले इंडोनेशिया में मसालों का व्यापार किया करते थे। तो ये वहां से मसालों के व्यापार के बाद तब फिर इंडिया आते हैं। अच्छा, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, इसके बाद अंग्रेज लोग आए, ठीक है, अंग्रेज, ब्रुटल। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे, और इनके बाद तब फ्रेंच लोग आए, फ्रांसीसी जिन्हें हम कहेंगे। तो इसके बाद फ्रेंच लोग जब आए, तो फ्रेंच लोग आए थे 1664 ईस्वी में। आपने देखा पुर्तगाली कब आया, 1498 में, डच कब आया, 1595 में, अंग्रेज कब आया, 1600 ईस्वी में, और फ्रेंच लोग 1664 ईस्वी में। अच्छा ये बताइए, जब पुर्तगाली आए तो वो आए होते, ये लोग क्यों आ गए, इसको समझने की बात है। उस समय यूरोप में औद्योगिकरण का समय चल रहा था, लोग अत्यधिक औद्योगिकरण की ओर भाग रहे थे, मतलब पैसे कमाने की ओर। हुआ ये कि जब ये पुर्तगाल के वास्को डी गामा जी जब आए, मैं लिख देता हूँ इनका भी नाम भाई, ठीक है, पता नहीं इनका श्राद्ध हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जी जब आए तो ये यहाँ से मसालों को ले गए, ये यहाँ से मसालों को ले गए। और मसालों को क्यों ले गए, क्योंकि जो यूरोप है वो बड़ा ठंडा प्रदेश है, मसाले वहाँ बहुत कम होते हैं, और ठंडा में गर्मी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ठंड में लोग मटन चिकन ज़्यादा यूज करते हैं, किसके लिए, गर्मी के लिए। तो मटन और चिकन पर जैसे ब्लैक पेपर हो गए, कमिन सीड्स हो गए, मतलब काली मिर्च और जीरे हो गए, इन सब को मटन और चिकन पर लगा के वो खाया करते थे। तो वास्को डी गामा जब आए तो इन्होंने भारत में देखा कि मसालों की अच्छी पैदावार है, तो ये यहाँ से मसालों को ले गए, और इनके आने जाने का खर्च प्लस टोटल रेंट, आप जितने भी इनके खर्च थे सबको मिलाने के बाद इनको जो फायदा होता है वो 60 गुना होता है। मतलब ये कि अगर वो 1 रुपए आने जाने में उनके खर्च हुए तो उनको फायदा, और वो पाए कितना, 60 रुपए, 60 गुने का इनको फायदा हुआ। तो ये चीज पूरे यूरोप में आंधी की तरह फैल गई, लोगों की आंख बड़ी हो गई, अरे इतना अधिक फायदा। इसको देखते हुए जो बाकी के यूरोपीय थे वो लोग भी क्या कहते हैं, धीरे धीरे भारत की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं। ठंड में आप जानते होंगे लोग न्यौताहाकारी ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो वही दशा थी वहां भी, खाने के लोग ज्यादा शौकीन थे। तो अच्छा, पुर्तगाली आ गए 1498 में, वास्को डी गामा जी। डच आए 1595 में, ये सबसे पहले इंडोनेशिया में व्यापार करते थे, उसके बाद तब भारत आए। इसके बाद अंग्रेज आ गए और 1600 ईस्वी में, फिर फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। ये इनके आने का क्रम हो गया।
इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये लोग आए हैं तो इनके कंपनी, जैसे इनको एक कंपनी बनाई गई थी। जैसे आप बात करते हैं अंग्रेज की, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था, 31 दिसंबर, मैं लिख देता हूँ डेट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। ऐसे ही इनके लिए भी कंपनी की स्थापना हुई, और वो कब हुई इसको हमें समझना है। देखिए ये सन आप जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से बड़े प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, हम लोगों ने इनके आने का क्रम देखा, अब कंपनी की स्थापना का क्रम देखेंगे हम। कंपनी के स्थापना का क्रम देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल जब आए, पुर्तगाली लोग आए, तो इन्होंने 1498 में ही अपनी कंपनी की स्थापना कर दी थी। पुर्तगाली लोगों ने 1498 में ही अपनी कंपनी की स्थापना की। लेकिन हुआ ये कि डच जो थे वो आए जरूर थे 1595 में, लेकिन इनके पहले जो अंग्रेज थे ना, मैंने आपको बताया था अंग्रेजों ने क्या किया था, 1600 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि उनके आने का क्रम क्या है, तो पुर्तगालियों के बाद डच आए तब अंग्रेज आए। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा तो पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, और इसके बाद डच लोग आते हैं। 1602 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, और इसके बाद फ्रेंच आ गए भाई, फ्रेंच आए। फ्रेंच लोगों ने क्या किया, 1664 में जब आए थे उसी समय इन लोगों ने अपने कंपनी की स्थापना कर ली थी। आने को और भी देश आए थे, लेकिन यही 4 लोग थे जिनको भारत ज्यादा रास आया। ठीक है, ये इनके आने का क्रम, मतलब इनकी कंपनी के स्थापना का क्रम हो गया। अब देखेंगे इन्होंने जो पहली कोठी स्थापित की, पहली कोठी मतलब पहली फैक्ट्री। अगर आपको व्यापार करना है तो उसके लिए कारखाने की आवश्यकता है, बिना कारखाने के आप व्यापार कर नहीं पाएंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे कोठी स्थापना का क्रम, कोठी स्थापना का क्रम, कि इनके कोठी स्थापना का क्रम क्या था। अब देखते हैं, देखिए हमें बताया कि जो यूरोपीय थे वो भारत में जब आए, यूरोपी भारत में आए तो वो समुद्री मार्ग से आ रहे थे। ठीक है, प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कोठी की स्थापना उस जगह पर की जाए जहां से कनेक्टिविटी ज्यादा हो। कनेक्टिविटी ज्यादा का मतलब है कि वहां से आने और जाने के साधन अच्छे हों। तो जो पुर्तगाली थे ये सबसे पहले कोचीन में आए थे, मैंने बताया कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा जी। तो जो पुर्तगाली लोग थे इन्होंने क्या किया कि कोचीन में ही, मैं लिख देता हूं, पुर्तगाली लोगों ने कोचीन में ही अपनी स्थापना की। ठीक है, कोचीन में ही पहली कोठी की स्थापना की। कोठी स्थापना का क्रम मैंने आपको बताया कि जो पुर्तगाली थे ये क्या किए, कोचीन में ही अपनी पहली फैक्ट्री बनाए। इसके बाद अंग्रेज लोग, अंग्रेजों ने क्या किया कि सूरत में, अंग्रेजों ने सूरत में क्या किया कि 1608 ईस्वी में, ध्यान देंगे अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में बनाया। सूरत क्या है, वो भी समुद्र के किनारे है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में। यहाँ कोचीन पुर्तगालियों ने खोल डाला, और यहाँ पे हैदराबाद कह रहे, गुजरात का जो एरिया है यहीं पे समुद्र के किनारे क्या है, सूरत है। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। इसमें भी 2 प्रश्न आते हैं, कहीं कहीं किन्हीं किताबों में आपको लिखा रहेगा कि अंग्रेजों ने सूरत में पहली कोठी की स्थापना की, और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कि उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापना की। तो हम उत्तर लगाएंगे सूरत। इसके फैक्ट को समझिए, हुआ ये कि 1608 ईस्वी में सूरत में इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने फैक्ट्री बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस समय मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, ठीक है, जहांगीर थे, तो जहांगीर ने इन लोगों को क्या किया, मना कर दिया, नहीं भाई आप लोगों को कोठी, वहां मतलब किस प्रकार का विवाद हो गया, इसको मतलब फैक्ट्री बनने का काम बंद कर दिया गया। इसके बाद अब ये लोग क्या किए कि फिर आ गए मसूलीपट्टनम में, क्या आ गए, मसूलीपट्टनम में आ गए, और वहां पर अपनी फैक्ट्री का काम स्टार्ट किया, और फिर विवाद सुलझ गया। कुछ दिन बाद फिर सूरत में उनकी फैक्ट्री बन गई। तो सूरत हम पहला ऑप्शन
टेस्ट करेंगे। इसके बाद डच लोग आते हैं। ध्यान देंगे, डचों ने अपनी स्थापना जरूर 1602 में की थी, लेकिन थोड़ा पजेशिव थे वे क्या किए कि मसूलीपट्टनम में उन्होंने, ये भी समुद्र के किनारे है, पट्टनम डबल टा हो जाएगा, ठीक है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में, डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। लास्ट में आते हैं फ्रेंच लोग, फ्रांसीसी, जो आज भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं। रूस और फ्रांस, ये दो अच्छे दोस्त हैं, मतलब ये पीठ में खंजर भोंकने वाला काम नहीं करते हैं। बाकी को आप जानते हैं कौन पीठ में खंजर भोंकने वाले देश हैं, फ्रेंच हो गए। फ्रेंचों ने भी सूरत में ही, फ्रेंच ने भी सूरत में ही 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री खोले इन्होंने लोगों ने भी। देखते हैं कि अंग्रेज और फ्रेंच इन दोनों लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ने सूरत में ही अपनी फैक्ट्री खोली। आप ये देखेंगे आगे चलकर कि बहुत सारे युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, और लास्ट ये दोनों लोग तो पहले, ये तो सबसे पहले गायब हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंच और अंग्रेज इन दो लोगों में बड़ी लड़ाइयाँ हुई, लास्ट में फ्रेंच कमजोर पड़ते गए और चले जाते हैं। इस चीज को आपने देखा, पुर्तगालियों ने कोचीन में फैक्ट्री खोली, अंग्रेजों ने सूरत में 1608 ईस्वी में खोली, डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में कोठी अपनी खोल दी, और फ्रेंच ने सूरत में 1668 ईस्वी में कोठी खोल दी। ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला जो वीडियो होगा उसमें पुर्तगालियों की पूरी विशेषता होगी, पूरी हिस्ट्री होगी कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया और उनके राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे थे। इसके बाद डच के बारे में हम जानेंगे, फिर अंग्रेज के बारे में जानेंगे, और फिर फ्रेंच के बारे में जानेंगे। ये 3-4 वीडियो छोटे छोटे वीडियो होंगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद ये जो पुर्तगाल मतलब यूरोपियों के आगमन का जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। आधुनिक भारत बड़ा ही जटिल और बहुत रोचक दोनों है, ये भी ध्यान देना है हमको। प्रश्न इससे 70% प्रश्न आपको आधुनिक भारत के ही इतिहास से पूछे जाने हैं। आप इसको पढ़िए, जो प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। जय हिंद।